नमस्कार दोस्तों। अपने हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे पिछली कक्षाओं में। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेके आया हूं जो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, जिस वंश को हम बोलते हैं मुगल वंश। दोस्तों, मुगल वंश दिल्ली सल्तनत के बाद स्थापित हुआ था और मुगल वंश से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं बड़े जबरदस्त, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है। मुगल वंश के बारे में कहा जाता है, एक विशेष लाइन लिखी जाती है कि मुगल वंश की स्थापना का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर इस वंश के संस्थापक थे और इस वंश के जो अंतिम शासक थे अंतिम शासक थे उनको हम एक विशेष नाम से संबोधित करते हैं। नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर सेकंड। जफर कवि को बोलते हैं दोस्तों, जफर बोलते हैं कवि को। ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय की वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है कि ए जफर तू इतना बदनसीब कि तुझे तेरे देश की 2 गज जमीन नसीब नहीं। ए जफर तू इतना बदनसीब कि तुझे तेरे देश की 2 गज जमीन नसीब नहीं। आप याद कीजिए 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी हडसन ने भागते हुए बहादुर शाह जफर द्वितीय को हुमायूं मकबरे से गिरफ्तार किया था और ये रंगून छोड़ाए थे और रंगून में इनका निधन हो गया था। तो इस वंश में कहा गया कि मुगल वंश 1526 से लेकर 1857 तक इस वंश की स्थापना का श्रेय बाबर को दिया जाता है और इस वंश का अंतिम कोई शासक है वो है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये जरूर याद रखेंगे। मुगल वंश में कितने शासक हुए, तो शासकों से पूछ ले तो मुगल वंश में 18 शासक हुए हैं। आप जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शासक था जो महान राजा था जिसका नाम था नेक्स्ट अकबर। अकबर इस वंश का वो शासक था जिसने शासक के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल व्यतीत किया था। नेक्स्ट, लंबा कार्यकाल। लंबा कार्यकाल किस शासक का था या मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, रफी उद दरजात। रफी उद दरजात। जो ये रफी उद दरजात है, इनके बारे में कहते हैं कि फरवरी से लेकर जून 1718 में शासक रहे थे। लगभग 3 महीने का कार्यकाल है। तो इन्होंने शासक के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया है, सबसे कम कार्यकाल। कम कार्यकाल, अगर कम कार्यकाल किसी शासक का है तो जरूर याद रखेंगे वो कौन से शासक का सबसे कम कार्यकाल है, तो रफी उद दरजात। ठीक है। मुगल वंश में 18 शासक हुए थे। इस वंश की स्थापना बाबर ने की थी और इस वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर सेकंड। जरूर याद रखेंगे इस वंश में शासक को क्या कहा जाता था। शासक, जरूर याद रखेंगे इस वंश में शासक को पादशाह आपने नाम पढ़ा है। इसी का परिवर्तित रूप है जिसको हम बोलते हैं बादशाह। मगर मैं भारत के दूसरे सबसे बड़े एग्जाम की बातें कर रहा हूं। नेक्स्ट, कहा जाता है कि बादशाह की उपाधि 1507 में किसने ग्रहण की थी, तो जरूर याद रखेंगे बाबर ने ग्रहण की थी। मगर मुगल वंश का पहला वो व्यक्ति कौन था जो इतिहास में बादशाह कहलाया था। वैसे बादशाह और बादशाह एक ही है, मगर अपने आप को बादशाह कहलाया था। तो किसने बादशाह कहलाया था, जरूर याद रखेंगे दारा शिकोह। दारा शिकोह अपने आप को बादशाह कहलाया था। ये जरूर याद रखेंगे। उच्च कोटि के विद्वान थे और इतिहास में इन्हें लघु अकबर कहा गया। क्या कहा गया था, लघु अकबर। ये जरूर याद रखेंगे। मुगल वंश का जो साम्राज्य था वो किसमें बटा हुआ था, सूबा। ये जरूर याद रखेंगे साम्राज्य किसमें बटा हुआ था, साम्राज्य। साम्राज्य जो बटा हुआ था सूबा। सूबा प्रथा की शुरुआत की थी वो किसने की थी, ये जरूर याद रखेंगे अकबर ने सूबा प्रथा की शुरुआत की थी। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मुगल वंश। और मुगल वंश में हम सबसे महत्वपूर्ण राजा की कहानी सबसे पहले पढ़ेंगे जिनका नाम है बाबर। दोस्तों, बाबर के बारे में कहा जाता है कि जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में कहा गया कि 1526 से लेकर 1530 तक ये भारत के शासक रहे थे। 1526 से लेकर 1530 तक भारत के शासक रहे थे। इनका जन्म जरूर याद रखेंगे, इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। कब? 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। कहां पे? तो जरूर याद रखेंगे, फरगना में हुआ था। फरगना यानी मध्य एशिया। फरगना में इनका जन्म हुआ था। कब? 14 फरवरी 1483 को। और इनकी जो मृत्यु हुई, जरूर याद रखेंगे इनकी मृत्यु। अब मृत्यु की बातें करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पे? तो आगरा यानी भारत में इनकी मृत्यु हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा में। कब? 26 दिसंबर 1530 को। दोस्तों, बाबर के बारे में कहा जाता है कि इतिहास में बाबर को भाग्यशाली सैनिक कहा गया और अभाग्यशाली शासक कहा गया। ये जरूर याद रखेंगे। ये कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन हमारे एग्जामों में पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को भाग्यशाली सैनिक व अभाग्यशाली शासक कहा गया। तो किस मुगल बादशाह को भाग्यशाली सैनिक और वह अभाग्यशाली शासक कहा गया था? तो बाबर को। ये हमारे एसएससी वगैरह के पेपरों में ये प्रश्न आया हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मगर किस मुगल बादशाह के नाम का शाब्दिक अर्थ भाग्यवान था, पर वो भी इतिहास में अभाग्यशाली शासक कहलाया था? तो जरूर याद रखेंगे, हुमायूं था वो। बाबर के बारे में कहते हैं कि जो इनका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को और फरगना में। इनके पिता का नाम जरूर याद रखेंगे, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम था, जरूर याद रखेंगे, माता का नाम था कुतुल निगार खान। कुतुल निगार खान को एक और भी नाम देते हैं खानम बेगम। ये जरूर याद रखेंगे। जो इनके फादर साहब थे उनके बारे में कहते हैं कि ये तैमूर लंग के 5वें वंशज थे। तैमूर लंग के कौन से वंशज थे? 5वें वंशज थे। जो इनकी माता थी वो चंगेज खान की, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चंगेज खान की 14वीं वंशज थी, ये जरूर याद रखेंगे। इनकी माता नेक्स्ट चंगेज खान की 14वीं वंशज थी और इनके पिता जो थे वो तैमूर लंग के 5वें वंशज थे। इसीलिए इतिहास में एक विशेष प्रश्न बनता है, जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चगताई वंश की स्थापना किसने की? तो जरूर याद रखेंगे, चगताई वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है बाबर को, ये जरूर याद रखेंगे। चगताई वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी चंगेज खान और तैमूर लंग का मिश्रण कहलाया था चगताई, ये जरूर याद रखेंगे। चंगेज खान और तैमूर लंग का मिश्रण कहलाया था चगताई। तो चगताई वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। और बाबर की मृत्यु हमने देखी, तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? जरूर याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1530 को। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 को। और बाबर का नेक्स्ट मकबरा कहां बनाया गया? तो जरूर याद रखेंगे, आराम बाग
आगरा में इनका मकबरा बनाया गया। आगरा उत्तर प्रदेश, आराम बाग आगरा में इनका मकबरा बनाया गया था। मगर बाबर की जो अंतिम इच्छा थी वो क्या थी कि मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं मेरे काबुल के व्यक्तियों को, तो इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा मकबरा काबुल में बनाए गए। तो जरूर याद रखेंगे दूसरी बार दूसरी बार बाबर का मकबरा, दूसरी बार बाबर का मकबरा कहां, तो जरूर याद रखेंगे नूर ए अफगान काबुल अफगानिस्तान में इनका मकबरा बनाया गया था। यह जरूर याद रखेंगे नूरे अफगान काबुल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाबर को 2 बार दफनाया गया है, यह जरूर याद रखेंगे। बाबर को 2 बार दफनाया गया है। एक बार उन्हें कहां पे दफनाया गया था, तो यह जरूर याद रखेंगे एक बार उन्हें दफनाया गया था आराम बाग आगरा में, मगर दूसरी बार उन्हें नूरे अफगान काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि मेरे काबुल के व्यक्तियों में ही मेरा मकबरा बने, मेरे काबुल के व्यक्तियों में ही मेरा मकबरा बने। तो इसीलिए ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में प्रश्न क्या आया नेक्स्ट, कि कितने मुगल बादशाह वो हैं, कितने मुगल बादशाह वो हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आया हुआ है, कितने मुगल बादशाह वो हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो जरूर याद रखें कितने मुगल बादशाह वो हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। तो नंबर 1 पहला नाम याद रखेंगे बाबर, दूसरा नाम याद रखेंगे नेक्स्ट जहांगीर, और तीसरा नाम याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, बाबर का जो मकबरा है वो कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे काबुल में, काबुल अफगानिस्तान। और जहांगीर का मकबरा कहां पे है, तो शाहदरा लाहौर। और बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट रंगून म्यांमार। तो कितने मुगल बादशाह वो हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं, तो जरूर याद रखेंगे 3 मुगल बादशाह वो हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे। मैंने बताया जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनका जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना यानी मध्य एशिया में हुआ था। इनका निधन 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। इतिहास में इन्हें भाग्यशाली सैनिक व अभाग्यशाली शासक कहा गया, यह जरूर याद रखेंगे, यह प्रश्न आया हुआ है। इतिहास में इन्हें भाग्यशाली सैनिक व अभाग्यशाली शासक कहा गया। सैनिक के रूप में इन्होंने बहुत ज्यादा युद्धों में भाग लिया, जैसे भारत में पानीपत का युद्ध किया, उससे पहले इसने 5वां अटैक था पानीपत का युद्ध। इसी तरह से समरकंद पर इसने 5 अटैक किए थे, ये जरूर याद रखेंगे। और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ये उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग के 5वें वंशज कहलाए। तो इनकी मां का नाम था कुतुल निगार खान यानी खानम बेगम, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चंगेज खान की 14वीं वंशज कहलाई थी, चंगेज खान की 14वीं वंशज कहलाई थी। इसी तरह से हमारे एग्जाम में प्रश्न बना कि इतिहास में चगताई वंश की स्थापना किसने की थी। इतिहास में चगताई वंश की स्थापना किसने की थी, तो चगताई वंश की स्थापना की थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबर ने। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को इनका मकबरा आराम बाग आगरा में बनाया गया, मगर इनकी अंतिम इच्छा को देखते हुए दूसरी बार बाबर का मकबरा जो बना वो नूरे अफगान काबुल में बना। और एक प्रश्न मैंने आया हुआ है, बताया कि कितने मुगल बादशाह वो हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर है, तो 3 मुगल बादशाह वो हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर है। चलिए नेक्स्ट, कहा गया कि उमर शेख मिर्जा, जो उमर शेख मिर्जा थे, इनकी हत्या इनके भाइयों ने कर दी थी। कब? 1494 में, यह जरूर याद रखेंगे।
उमर शेख मिर्जा की हत्या किसने कर दी थी? ये जरूर याद रखेंगे, हत्या कर दी थी इनके भाइयों ने। ये जरूर याद रखेंगे, हत्या कर दी थी इनके भाइयों ने। तो इन्हीं के बाद नेक्स्ट इनके दादाजी का नाम लिखें, दादाजी अबू शेख मिर्जा, अबू शेख मिर्जा। और इनकी दादी, दादी नाम था एहसान, एहसान दौलगत बेगम, एहसान दौलगत बेगम इनकी दादी थी। तो जरूर याद रखेंगे। अब ये दादा और दादी का नाम मैंने क्यों बताया? क्योंकि बाबर को फरगना का शासक, फरगना का शासक इनकी दादी ने बनाया था, इनकी दादी ने बनाया था। बाबर को फरगना का शासक नेक्स्ट इनकी दादी ने बनाया था, दादी ने बनाया था। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट कब? 1494 में, यानी केवल 11 वर्ष की उम्र में, केवल 11 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक बन गया था। ये जरूर याद रखेंगे। इनकी दादी दौलगत एहसान बेगम ने बाबर को 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनाया था। ये जरूर याद रखेंगे। दोस्तों अकबर, अकबर 9 वर्ष की उम्र में शासक बना है, अकबर 9 वर्ष की उम्र में शासक बना है और बाबर 11 वर्ष की उम्र में शासक बना था। यह जरूर याद रखेंगे। 11 वर्ष 4 महीने और 8 दिन की उम्र में यह फरगना का शासक बन गया था। कब? 1494 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो। नेक्स्ट, अब पहला निशाना जो तैमूर लंग था उसकी राजधानी हुआ करती थी समरकंद, समरकंद। ये जरूर याद रखेंगे। बाबर ने भी अपना पहला निशाना समरकंद को बनाया था। ये जरूर याद रखेंगे। 1496, 1497, 1498, 1500 और 1511। ये जरूर याद रखेंगे। बाबर ने 3 बार समरकंद को जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाबर ने 3 बार समरकंद को जीता था, तो जरूर याद रखेंगे। पहली बार बाबर ने समरकंद को जीता तो 100 दिन तक शासक रहा था। समरकंद का शासक रहा था कितने दिन तक? 100 दिन तक। और बाबर ने नेक्स्ट 3 बार समरकंद को जीता था। समरकंद को जीता था। यह जरूर याद रखेंगे। बाबर ने समरकंद पर कितने अटैक किए? अगर प्रश्न बन जाए आपके एग्जाम में कि बाबर ने समरकंद पर कितने अटैक किए, तो बाबर ने 5 अटैक किए थे समरकंद पर। कितने अटैक किए थे? यह जरूर याद रखेंगे। बाबर ने 5 अटैक किए थे समरकंद पर, ठीक है। जो अंतिम अटैक है, कई बार पूछ लेते हैं कि बाबर ने समरकंद पर अंतिम अटैक कब किया था, तो जरूर याद रखेंगे 1511 में। 1511 में बाबर ने समरकंद पर अटैक किया था। यह जरूर याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछ ले तो, ठीक है। फिर उसके बाद में बड़ा प्रश्न बन जाता है कि बाबर जब पहली बार बाबर ने समरकंद को जीता तो कितने समय तक उसका शासक रहा था, तो बाबर केवल जरूर याद रखेंगे 100 दिन तक समरकंद का शासक रहा था। 100 दिन तक, ये जरूर याद रखेंगे। अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए विशेष प्रश्न नेक्स्ट, समरकंद के झगड़े को छोड़कर बाबर ने नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे। और एक और विशेष प्रश्न अगर मैं बनाऊं तो समरकंद अभियान पे बाबर की मुलाकात हुई थी सहबानी खान से। यह जरूर याद रखेंगे, सहबानी खान जो उज्बेक नेता था, और सहबानी खान से बाबर ने तुलुगुमा रणनीति सीखी थी, जिसकी बातें मैं पानीपत के युद्ध में करूंगा। यह जरूर याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि बाबर ने तुलुगुमा रणनीति कहां से सीखी? मुस्तफा अली और उस्ताद अली, ये 2 तोपची भी आपने पढ़े हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे, तो जरूर याद रखेंगे। बाबर ने उज्बेक नेता सहबानी खान से, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, पहले यही प्रश्न लिख लेते हैं। नेक्स्ट, समरकंद
अभियान पर बाबर ने समरकंद अभियान पर बाबर ने उज्बेक नेता शैबानी खान से तुलुगुमा रणनीति सीखी थी। तुलुगुमा रणनीति सीखी थी, ये जरूर याद रखेंगे। और शैबानी खान आगे चलकर बाबर के जीजाजी कहलाए थे, ये जरूर याद रखेंगे। तुलुगुमा रणनीति सीखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। बाबर ने उज्बेक नेता शैबानी खान से तुलुगुमा रणनीति सीखी थी समरकंद अभियान पे, तो ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है। छोड़िए, एक और विशेष प्रश्न 1504 की कहानी है। 1504 में बाबर ने काबुल पर विजयश्री प्राप्त की थी, काबुल को जीता था, ये जरूर याद रखेंगे। बाबर ने काबुल को जीता था कब? 1504 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा प्रश्न बन जाता है कि बाबर ने काबुल को कब जीता, तो 1504 में बाबर ने काबुल को जीता था। और जरूर याद रखेंगे 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि का त्याग करते हुए पादशाह की उपाधि ग्रहण की। पादशाह की उपाधि ग्रहण की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। आपने दो नाम पढ़े हैं, एक नाम होता है सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था। फिरोज शाह तुगलक की बातें जब हमने पढ़ी थी तो मैंने बार बार सुल्तान शब्द पढ़ाया था आपको। सुल्तान जो होता था वो बगदाद के खलीफा के अधीन कार्य किया करता था। सुल्तान जो होता था वो बगदाद के खलीफा के अधीन कार्य किया करता था, मगर जो बादशाह होता था वो अपने आप में एक स्वतंत्र राजा होता था, ये जरूर याद रखेंगे। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि ग्रहण की और उसी समय नेक्स्ट बाबर को एक बहुत ही शुभ समाचार मिला था। आप याद कीजिए, वो डेट थी 6 मार्च 1507 को। बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने जन्म लिया था। हुमायूं का जन्म कहां पे हुआ, तो जरूर याद रखेंगे काबुल में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1507 को काबुल में। हुमायूं के पिता का नाम आप सारे जानते हो। नेक्स्ट, हुमायूं के पिता का नाम क्या था, तो जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था हुमायूं के पिता का नाम। और हुमायूं की माता का जो नाम था वो भी हमारे एग्जाम में बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो माता का नाम था नेक्स्ट महम बेगम, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1507 को। ये 2-3 बड़ी हैप्पी न्यूज है जो बाबर को मिली थी। नेक्स्ट, काबुल को जीता, फिर बाबर ने मिर्जा की उपाधि का त्याग किया और बादशाह की उपाधि ग्रहण की। और उसी समय हुमायूं के सबसे बड़े बेटे बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने जन्म लिया था। बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने जन्म लिया था 6 मार्च 1507 को, ये जरूर याद रखें। काबुल में इनका जन्म हुआ था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का जो नाम था वो क्या नाम था, नेक्स्ट महम बेगम, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, फिर कहा गया कि कुछ समय ऐसा था जो बाबर के जीवन में कष्टदायी समय रहा था और फिर बाबर को भारत की याद आई और भारत अभियान प्रारंभ किया बाबर ने, ये जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर काफी बार इस टॉपिक से प्रश्न बनाता है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, कहते हैं कि बाबर किस रास्ते भारत आया था, तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहां पे एक पर्वत श्रृंखला बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, जरूर याद रखेंगे। ये हो गई एक पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला को पार करके आया था बाबर, ये जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। और इसी पर्वत श्रृंखला में अगर एक छोटा सा प्रश्न बना दे, यहां से हमने प्रश्न बना दिया खैबर दर्रा,
ये जरूर याद रखेंगे। ये हो गई आपकी एक पर्वत श्रृंखला और इस पर्वत श्रृंखला के बीच में हो गया ये खैबर दर्रा, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, हिंद कुश पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला से भारत बाबर आया था तो हिंद कुश पर्वत श्रृंखला से भारत आया था बाबर। और किस दर्रे से तो जरूर याद रखेंगे दर्रा। कौन सा दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान समय की मैं बात करूं, वर्तमान समय में नेक्स्ट आज के दिन अगर हम देखें तो जो ये हिंद कुश पर्वत श्रृंखला है, आज के दिन अगर हम देखें तो हिंद कुश पर्वत श्रृंखला और खैबर दर्रा जो है वो किसको अलग करता है तो जरूर याद रखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिंद कुश पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। और खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। ये रास्ता है बाबर के आने का, ये जरूर याद रखेंगे। काफी बार ये प्रश्न हमारे एग्जामों में बन जाता है कि बाबर कौन सी पर्वत श्रृंखला को पार करके भारत आया था तो जरूर याद रखेंगे हिंद कुश पर्वत श्रृंखला को पार करके बाबर भारत आया था। हिंद कुश पर्वत श्रृंखला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, बाबर ने अपना पहला आक्रमण, बाबर ने अपना पहला आक्रमण, बाबर ने अपना पहला आक्रमण भारत पर किया, भारत पर किया। कब किया तो जरूर याद रखेंगे 1519। 1519 इस युद्ध को क्या नाम देते हैं तो जरूर याद रखेंगे बाजोर का युद्ध। इसे बोलते हैं बाजोर का युद्ध और इसी को नाम दिया गया है नेक्स्ट बहरा का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाजोर का युद्ध बोल दीजिए और बहरा का युद्ध बोल दीजिए। इस युद्ध में बाबर का सामना हुआ था नेक्स्ट यूसुफ जय्यों से, यूसुफ जय्यों से बाबर का सामना हुआ था, बाबर का सामना हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे। बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले, बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर कितने आक्रमण किए थे तो पानीपत का जो युद्ध था वो बाबर का 5वां आक्रमण था। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो आपके एग्जाम में 1520 में बाबर ने सियालकोट को जीता, 1522 में बाबर ने पुनः यूसुफ जय्यों को पराजित किया और 1524 में बाबर ने लाहौर और दीवालपुर को जीत लिया था। ये जरूर याद रखेंगे। 1520 में सबसे पहला अटैक सियालकोट, ये जरूर याद रखेंगे। एक मिनट, ठीक है, 1520 सियालकोट, फिर 1522, 20 से 22 कर लो, यूसुफ जय्यों से सामना, यूसुफ जय्यों से सामना, फिर 1524 में लाहौर और दीवालपुर पर जीत। ये जरूर याद रखेंगे। बाबर ने अपना 5वां आक्रमण पानीपत के युद्ध कहलाता है। बाबर का कौन सा आक्रमण तो जरूर याद रखेंगे, बाबर का 5वां आक्रमण पानीपत का युद्ध कहलाता है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था उसकी भी बातें करेंगे, इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो ये बाबर की प्रारंभिक बातें आज छोटी कक्षा में मैं लेके आया और यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। हम इस यूनिट का एक और भाग भी बनाएंगे जिसमें हम बाबर के अटैक पढ़ेंगे भारत में। नेक्स्ट पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया, वो सारे युद्ध हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।